ऑडियो सूत्रा की इस नई और विस्तृत चर्चा में स्वागत है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा जरूर किया है कि किसी किताब का एक पन्ना पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन पर नजर जा रही है और पन्ने के अंत में पहुंचकर अचानक एहसास होता है कि एक भी शब्द याद नहीं है। हाँ, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल ब्लैंक। हमारा शरीर वहीं था, आंखें शब्दों को देख रही थीं, लेकिन दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। एकदम सही कहा। और मतलब अगर मैं ये कहूँ कि हम अपनी आधी जिंदगी, करीब 47% हिस्सा इसी तरह ऑटो पायलट पर गुजार देते हैं, तो शायद हैरानी होगी। बहुत बड़ी हैरानी। हाँ, तो आज की हमारी ये चर्चा सीधे हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके से जुड़ी है। हमारे पास मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट रिचर्ड जे डेविडसन का एक बहुत ही प्रभावशाली टेड टॉक है, जो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में दिया था। जानबूझकर अपने दिमाग को एक खुशी और लचीलेपन के लिए तैयार कर सकते हैं। और ये विषय आज के समय में इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि आधुनिक विज्ञान, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी दिमाग के बदलने की क्षमता। हाँ बिल्कुल, वो ये साबित कर रहा है कि हमारा दिमाग हर पल बदल रहा है। हम जो भी अनुभव करते हैं वो हमारे दिमाग में भौतिक रूप से एक छाप छोड़ रहा है। मतलब एक फिजिकल बदलाव हो रहा है। जी। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग लगातार बदल रहा है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम इस बदलाव की कमान अपने हाथों में ले रहे हैं, या फिर बस उसे दुनिया के शोर शराबे के भरोसे छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस कमान को अपने हाथों में कैसे लेना है, इसकी कहानी रिचर्ड जे डेविडसन के शुरुआती करियर से शुरू होती है। उन्होंने अपना ज्यादातर समय सिर्फ ये समझने में लगा दिया था कि तनाव और डिप्रेशन कैसे काम करते हैं। हाँ, उनका पूरा फोकस नकारात्मक भावनाओं पर था। वो जानना चाहते थे कि क्यों कुछ लोग मुश्किलों के सामने जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन फिर 1992 में मेडिसिन में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी मुलाकात दलाई लामा से हुई और उन्होंने डेविडसन को एक बहुत ही गहरी चुनौती दी। क्या पूछा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप आधुनिक न्यूरोसाइंस के इतने शानदार उपकरणों का इस्तेमाल सिर्फ डर और डिप्रेशन का अध्ययन करने के लिए क्यों करते हैं, दया और करुणा का अध्ययन क्यों नहीं करते? ये सवाल कितना सटीक है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मेडिकल साइंस सिर्फ बीमारियों पर ध्यान दे। हाँ, और पूरी तरह से स्वस्थ कैसे रहा जाए इस पर बात ही ना करे। भाई, इंसान को ऊर्जावान और खुश कैसे रखा जाए इस पर कोई शोध ही ना हो, ये विज्ञान का एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था। बिल्कुल था। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक व्यवहारिक सवाल आता है। डिप्रेशन को तो हम नाप सकते हैं दिल की धड़कन से या पसीने से, लेकिन क्या दया जैसी अमूर्त चीज को किसी लैब में मशीनों से मापना सच में संभव है? ये इतना आसान तो नहीं लगता। ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, और सच कहूं तो उस दिन डेविडसन के पास भी दलाई लामा के लिए कोई तुरंत जवाब नहीं था। अच्छा। हाँ, उन्होंने बस यही कहा कि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार एंजाइटी को मापना शुरू किया था, तब वो भी उतना ही मुश्किल लगता था। समय के साथ हमने तरीके ढूंढ लिए। बिल्कुल, डेविडसन ने इस बात को गहराई से लिया कि करुणा और दया कोई ऐसी चीजें नहीं है जो या तो हमारे पास हैं या नहीं है, बल्कि ऐसे कौशल हैं, स्किल्स हैं, जिन्हें अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। एकदम सही, यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का मुख्य आधार है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को खुद सही दिशा नहीं देते हैं, तो आज की दुनिया हमारे दिमाग के साथ जो कर रही है, उसके आंकड़े सच में दिल दुखाने वाले हैं। बहुत ज्यादा। डेविडसन ने अपनी स्रोत सामग्री में हमारी भलाई यानी वेल बीइंग की विफलता के 4 बड़े संकटों का जिक्र किया है, और ये चारों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो पहला संकट है ध्यान भटकना या डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। एक शोध में लोगों से दिन भर में अचानक पूछा गया कि उनका ध्यान कहाँ है, और नतीजा वही निकला कि औसत वयस्क अपनी जागती हुई जिंदगी का 47% हिस्सा बिना ध्यान दिए गुजार देता है। हाँ, उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस शोध का शीर्षक ही था, भटकता हुआ दिमाग एक दुखी दिमाग है। दुखी क्यों? ध्यान भटकने से इंसान दुखी क्यों होता है? देखिए, जब हम वर्तमान पल में नहीं होते हैं तो हमारा दिमाग एक डिफॉल्ट मोड में चला जाता है, और हमारे इवोल्यूशन के कारण ये डिफॉल्ट मोड अक्सर खतरों को तलाशता है। मतलब या तो हम अतीत की किसी गलती पर पछता रहे होते हैं, हाँ, या फिर भविष्य की किसी बात से डर रहे होते हैं। बच्चों में भी आज अटेंशन की भारी कमी देखी जा रही है। और जब हमारा ध्यान इस तरह भटकता है, हाँ, तो हम अपने आसपास के लोगों से कटने लगते हैं, और यहीं से जन्म लेता है हमारा दूसरा सबसे बड़ा संकट, अकेलापन। बिल्कुल। हम तकनीक से पूरी दुनिया से जुड़े हैं, फिर भी 76% अधेड़ उम्र के लोग मानते हैं कि वे अकेलेपन के शिकार हैं।
और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि अकेलापन सिर्फ एक बुरा एहसास नहीं है। हाल के शोध बताते हैं कि अकेलापन जल्दी मौत का कारण बनने में मोटापे से भी 2 गुना ज्यादा खतरनाक है। 1 सेकंड, मोटापे से 2 गुना ज्यादा खतरनाक? जी हाँ। सिर्फ अकेला महसूस करने से इंसान की जान कैसे जा सकती है? अने जमाने में झुंड से अलग होने का मतलब मौत होता था। बिल्कुल वही। इसलिए आज भी अकेलापन हमारे शरीर को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। इससे शरीर में कोर्टिसोल जैसे तनाव के हार्मोन हमेशा ऊंचे रहते हैं। ओहो। और ये लगातार बढ़ा हुआ तनाव हमारे दिल पर दबाव डालता है, इम्यून सिस्टम को खोखला कर देता है। ये तो सच में बहुत ही डरावनी स्थिति है। और जब हम अकेले होते हैं तो हमारा अपना ही दिमाग हमारा दुश्मन बनने लगता है, जो हमें तीसरे संकट की ओर ले जाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक और डिप्रेशन। हाँ, महिलाओं में डिप्रेशन के मामलों में 33% की भारी वृद्धि हुई है। और किशोरों की बात करें तो स्थिति और भी गंभीर है। पिछले 10 सालों में टीनेजर्स में आत्महत्या की दर 2 गुनी हो गई है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाते हैं कि हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो इंसानी दिमाग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और इन तीनों संकटों का जो अंतिम परिणाम होता है वो है चौथा संकट, जीवन में उद्देश्य की कमी, मतलब लॉस ऑफ पर्पस। हाँ, जब आप वर्तमान में नहीं हैं, लोगों से कटे हुए हैं, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं बचता। और इसके आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अगर कोई 60 की उम्र के दशक में है और जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, तो अगले 5 साल के भीतर मरने की संभावना 2 गुनी से भी ज्यादा हो जाती है। मतलब हमारी सुबह उठने का कोई मकसद होना सीधे तौर पर हमारी उम्र तय कर रहा है। बिल्कुल। इंसान के पास उद्देश्य न हो तो शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता कम हो जाती है। अब जब हमने इस समस्या की गहराई को समझ लिया है, जो कि बहुत भारी है, तो सवाल यह उठता है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? डेविडसन ने इसके लिए 4 स्तंभों का एक ढांचा दिया है। हाँ, एक बहुत ही वैज्ञानिक ढांचा। तो पहला स्तंभ है जागरूकता या मेटा अवेयरनेस। जो हमने शुरुआत में किताब वाले उदाहरण की बात की थी ना, वो यही लागू होता है। एकदम सही। किताब पढ़ते हुए जब आपका ध्यान भटक जाता है तो वो मेटा अवेयरनेस की कमी है। लेकिन जिस पल आपको ये एहसास होता है कि अरे मेरा ध्यान तो भटक गया था, बस वही पल मेटा अवेयरनेस है। मतलब ये जानना कि हमारा दिमाग उस वक्त क्या कर रहा है। हाँ, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि दिमाग भटक गया है, आप उसे वापस कैसे लाएंगे? सही बात है। और दूसरा स्तंभ है जुड़ाव या कनेक्शन, जो सीधे तौर पर हमारे अकेलेपन वाले संकट का इलाज है। बिल्कुल। अपने जीवन में दया, प्रशंसा और एक सकारात्मक दृष्टिकोण को जगह देना। और तीसरा स्तंभ मुझे बहुत दिलचस्प लगा, अंतर्दृष्टि या इनसाइट। ये अपने बारे में बनी उस नकारात्मक कहानी के बारे में है जो हम अपने दिमाग में चलाते रहते हैं। हाँ, वो कहानी जो हमें कमजोर महसूस कराती है। डेविडसन कहते हैं कि हमें इस कहानी को जबरदस्ती मिटाने की कोशिश नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है? हमें इसके साथ अपना रिश्ता बदलना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्वस्थ होने का मतलब है कभी कोई बुरा विचार ना आना, जो कि असंभव है। बिल्कुल। हमारे विचार कोई परम सत्य नहीं है, वे बस विचारों का एक समूह है। डेविडसन कहते हैं कि हमें अपने विचारों को ऐसे देखना चाहिए जैसे आसमान में उड़ते हुए बादल। आपके विचार बादल है। हाँ। और आपका दिमाग वो खुला आसमान है। जी, बादल आते हैं और चले जाते हैं, वे आसमान को बदल नहीं सकते। ये समझने से हमें उन विचारों के बीच सांस लेने की जगह मिल जाती है। क्या बात है, ये बादलों वाला उदाहरण बहुत ही सुकून देने वाला है। और चौथा स्तंभ है उद्देश्य। मुझे लगता है इसका मतलब दुनिया से गरीबी मिटाने जैसे किसी बहुत बड़े काम से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के साधारण कामों को अपने जीवन के बड़े उद्देश्य से जोड़ सकते हैं। जैसे कचरा बाहर निकालना या कपड़े धोना। हाँ, आप सोच सकते हैं कि मैं कचरा इसलिए बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ और उन्हें एक साफ माहौल देना चाहता हूँ। ये तो साधारण जीवन को एक बहुत गहरा अर्थ दे लेता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ विज्ञान एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। क्या? इन चारों स्तंभों के बारे में सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है। विज्ञान बताता है कि सीखने के 2 बिल्कुल अलग तरीके होते हैं, डिक्लेरेटिव लर्निंग और प्रोसीजरल लर्निंग। मतलब किसी चीज के बारे में सिर्फ पढ़ना और असल में वो चीज बन जाना, इन दोनों में बहुत फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। आप साइकिल चलाने के बारे में कितनी भी किताबें पढ़ लें, उससे आप साइकिल चलाना नहीं सीख जाते। बिल्कुल, वो सिर्फ डिक्लेरेटिव लर्निंग है। लेकिन जब आप असल में साइकिल पर बैठते हैं, गिरते हैं, चलाते हैं, तो वो प्रोसीजरल लर्निंग है। दया और करुणा भी ऐसे ही काम करते हैं।
सिर्फ किताबें पढ़ने से हम दयालु नहीं बनते, हमें इसका अभ्यास करना पड़ता है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि डेविडसन में सिर्फ ज्ञान नहीं बांटा, उन्होंने इसे लैब में MRI मशीन से मापा भी है। जी हाँ। उन्होंने लोगों को सिर्फ 2 हफ्ते के लिए करुणा की ट्रेनिंग दी, और पता है क्या, सिर्फ 7 घंटे की कुल प्रैक्टिस के बाद उनके दिमाग की वायरिंग में भौतिक रूप से बदलाव दिखने लगे। ये बहुत ही अद्भुत नतीजे थे। हाँ, दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे फैसले लेने और भावनाओं को कंट्रोल करने वाला हिस्सा है, और वेंट्रल स्ट्रिएटम, जो हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर है, इन दोनों हिस्सों में सकारात्मक बदलाव दर्ज किए गए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी शंका हो रही है, क्या सिर्फ 7 घंटे में इंसान का दिमाग सच में भौतिक रूप से बदल सकता है? ये तो बहुत ही कम समय है। आपकी शंका बिल्कुल लाजमी है। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन MRI स्कैन झूठ नहीं बोलते। हमारा दिमाग बहुत तेजी से खुद को ढालने की क्षमता रखता है। तो क्या ये बदलाव हमेशा के लिए होते हैं? नहीं, विज्ञान यहाँ बहुत स्पष्ट है। बदलाव जल्दी शुरू हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन 7 घंटों के बाद अभ्यास छोड़ देंगे तो दिमाग फिर से पुरानी स्थिति में लौट जाएगा। मतलब उन्हें स्थायी बनाने के लिए लगातार अभ्यास चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपनी व्यस्त भागदौड़ भरी जिंदगी में वापस आते हैं। 7 घंटे का डेटा लैब में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक आम इंसान जिसके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, वो इसे कैसे लागू करें? डेविडसन इसका एक बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। दिन में सिर्फ 3 मिनट का अभ्यास। सिर्फ 3 मिनट? मतलब ईमानदारी से कहूँ तो ये थोड़ा किताबी लगता है। अगर कोई दिन के 10 घंटे ऑफिस के तनाव में रहता है, तो क्या सिर्फ 3 मिनट का अभ्यास सच में असर कर सकता है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। इसे समझने के लिए उन्होंने दांत ब्रश करने का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया है। दांत ब्रश करना? हाँ, जरा सोचिए, क्या इंसान हमेशा से दांत ब्रश करता था? नहीं, ये हमारे DNA में नहीं है। ये एक सीखी हुई आदत है। क्योंकि हम जानते हैं कि मुंह की सफाई जरूरी है। बिल्कुल। हम दांतों में दर्द होने का इंतजार नहीं करते, हम रोज ब्रश करते हैं। तो फिर हम अपने दिमाग के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? हम इंतजार करते हैं कि कब हम डिप्रेशन या एंजाइटी से टूट जाए। एकदम सही। ये 3 मिनट का अभ्यास दरअसल मेंटल हाइजीन है, मानसिक सफाई। जिस तरह 3 मिनट का ब्रश करना दांतों को कीटाणुओं से बचाता है, वैसे ही यह अभ्यास दिमाग के सर्किट्स को रीसेट करता है। ये तुलना सच में आंखें खोलने वाली है, और इसके लिए किसी शांत कमरे में जाने की भी जरूरत नहीं है। हम चलते फिरते, चाय पीते हुए भी इसे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सरल सा 1 मिनट का अभ्यास बताया गया है। बस एक पल के लिए रुकना है, किसी ऐसे इंसान को याद करना है जिससे आप प्यार करते हैं, और मन में कहना है, आप खुश रहें, आप दुखों से मुक्त रहें। और जब ये आसान लगने लगे तो आप इसे उन लोगों के लिए भी सोच सकते हैं जिनके साथ आपके रिश्ते थोड़े मुश्किल हैं। और इस छोटे से अभ्यास के परिणाम बहुत गहरे हैं। शोध दिखाते हैं कि इससे लोगों के बीच का अचेतन पक्षपात कम होता है, और अगर बड़े पैमाने पर देखें तो इससे हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च भी कम हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि लोग मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा स्वस्थ होते हैं। ये सच में एक बहुत ही उम्मीद भरी तस्वीर है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ी बात यही सामने आती है कि हम सभी के पास अपने दिमाग को एक नई दिशा देने की ताकत है। हाँ। ये सिर्फ खुद को थोड़ा अच्छा महसूस कराने का कोई नुस्खा नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि ये ज्ञान तभी काम का है जब हम इसे अपनी जिंदगी में उतारें। सिर्फ बातें जान लेने से हमारा दिमाग नहीं बदलेगा, इसे रोजमर्रा की आदत बनाना होगा। एकदम सही। तो इसी के साथ आइए हम एक ऐसे सवाल पर विचार करें जो थोड़ा और गहराई में सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। हमने विज्ञान के जरिए देखा कि अगर सिर्फ 7 घंटे के सकारात्मक अभ्यास से हमारा दिमाग अपनी वायरिंग बदल सकता है। हाँ, उस तरह से सोचिए, जब हम हर दिन घंटों तक अपने फोन पर नेगेटिव न्यूज या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो हम अनजाने में अपने दिमाग को किस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम खुद ही अनजाने में अपने दिमाग को एंजाइटी का एक्सपर्ट बना रहे हैं? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको बहुत शांति से विचार करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ हम आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। शांति और सुकून के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।